तो हम लोग आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि अगर हम लीनियर ऑपरेटर की बात करें, देयर इज टी फ्रॉम वी वेक्टर स्पेस वी टू वेक्टर स्पेस वी एफ, दिस इज सम लीनियर ऑपरेटर. ओके. एनी नॉन जीरो वेक्टर, देयर इज एनी नॉन जीरो वेक्टर in V, it's called eigenvector. If you are operating T on V, you get some scalar times V again. Okay. So then this V is called eigenvector, and जो scalar मिलेगा, scalar lambda is called eigenvalue. And same for matrices, if we have the non-zero column vector, ठीक है, and we have some matrix A, तो AX is equals to lambda times X should be there. तो X को हम आइगन वेक्टर बोलेंगे और लेमडा को हम आइगन वैल्यू बोलेंगे. तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वेक्टर वी हैव द लेमडा एज आइगन वैल्यू, एंड विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू वी हैव दिस X एज अ आइगन वेक्टर. तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं. हमने चीजें सीखा था और हमने देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई. तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट्स इक्वल टू जीरो, और यहां से जो रूट्स निकलते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आइगन वैल्यूज. तो यहां से जो लेमडा की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द आइगन वैल्यूज. ओके. तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था. और हमने ये भी देखा था कि अगर हमें लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमारे उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, उसके आइगन वैल्यूज जो होंगी वही उसके लीनियर ऑपरेटर की होंगी. बट अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो उसका कंपोनेंट होगा, जब हम किसी आइगन वेक्टर को विद द लीनियर ऑपरेटर अगर हम उसको लिखते हैं द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट, तो उस केस में जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट वेक्टर आता है, दैट विल बी द आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स एज वेल. ओके. तो ये सारे हमने रिजल्ट लास्ट क्लास में पढ़े थे. अब कुछ और रिजल्ट्स लिखते हैं. तो कुछ और रिजल्ट विच इज रिलेटेड टू द आइगन वैल्यू इन द आइगन वेक्टर, और एक एक को समझते हैं. तो मोर रिजल्ट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट रिजल्ट है कि फॉर एक आइगन वेक्टर के लिए वी हैव अ यूनिक आइगन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वेक्टर. फिर एक आइगन वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, बट फॉर वन आइगन वेक्टर वी हैव ओनली वन आइगन वैल्यू. ओके. तो ये यूनिक आइगन वैल्यू, अगर हम कह रहे हैं कि इस वी के लिए हमारे पास टू एज आइगन वैल्यू है, तो तीसरी थ्री नहीं हो सकती, या कोई दूसरा नंबर एज आइगन वैल्यू नहीं हो सकता. तो दैट इज रिजल्ट ऑन दैट. पहला रिजल्ट लिखिए, करेस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर, करेस्पॉन्डिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, वेक्टर ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, there exist one and only one characteristic value. Okay. So for आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, वी हैव अ ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और द आइगन वैल्यू.
अच्छा, इसका जरा हम बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं, लेट अस सी कि कैसा दिखता है। पहले वाला बेटर था या ये वाला बेटर है? बताइए। कौन जी? आप लोग क्लास में है ना? यस सर। कौन सा बेटर है, पहले वाला स्क्रीन बेटर था कि अभी वाला? सर पहले वाला है सर। पहले वाला ज्यादा सही था। हम्म। ओके, तो लेट्स चेंज इट अगेन बाय दैट। मुझे लगा कि ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो रिजल्ट टू है कि करेस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक रूट, ये सारे रिजल्ट लिख लीजिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, तो जस्ट रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। करेस्पॉन्डिंग corresponding to a characteristic root of a linear operator there exist। अच्छा, एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, सो मेनी आइगन वेक्टर्स वी कैन हैव, बट with respect to a eigenvector we have only one eigenvalue। there exists more than one characteristic vectors, in fact you can say every non-zero vector which is scalar multiple of the eigenvector, every non-zero non-scalar multiple of a characteristic vector is also a। ओके, सो कह रहे हैं कि अगर हमने कहा कि v v is a non-zero element and this is belonging to v is a characteristic vector, it means tv is just equal to lambda times v। फिर हमने किसी स्केलर से हमने कोई नॉन जीरो स्केलर लिया, दिस इज इन एफ, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दिस के टाइम्स v। ओके, एंड नाउ लेट अस ऑपरेट ऑन v टी। तो अगर हम t को यहां पर ऑपरेट करते हैं तो यू विल हैव k टाइम्स v। Okay, and k, because t is a linear operator, so you can take this scalar is outside and this is t times v. And the place of tv you can have lambda times v. Now you can have lambda and k are the scalar, so you can commute it. So this lambda times k of v. Okay, so this kv is some another vector, suppose that v1. So now you can see कि t of v1 is just equal to lambda times of v1, है ना? तो अगर कोई हमारे पास x केवल v कोई अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, एक आइगन वेक्टर है, ठीक है, एंड उसके रिस्पेक्ट में दो आइगन वैल्यू है दैट इज लेमडा, तो अगर उस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर में हम कोई भी नॉन नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वेक्टर आएगा वो भी हमारे पास आइगन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम आइगन वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब है कि भी इस तरीके से तो हम बहुत सारे आइगन वेक्टर्स बना सकते हैं स्केलर मल्टीपल करके, है ना? तो वी हैव द एवरी नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है तो उसमें हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके भी वी कैन एबल टू फाइंड अनदर वेक्टर व्हिच इज आल्सो आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द सेम आइगन वैल्यू। ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। सो अब यहां पर ये आता है कि हमारे पास एक आइगन वैल्यू है, उस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में वी हैव मैनी
आइगन वेक्टर्स, है ना, हमारे पास बहुत सारे आइगन वेक्टर्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ सच आइगन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल आइगन वैल्यू एंड जीरो, क्योंकि जीरो वेक्टर हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं होता, तो उस सेट के अंदर हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स बन जाएगा, और वो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारा सब स्पेस बनाता है, दैट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस। तो फॉर एवरी आइगन वैल्यू वी हैव अ आइगन स्पेस, वी हैव अ, अच्छा, आइगन स्पेस के अंदर हमें जीरो वेक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मान लो हमने लेमडा है, लेमडा कोई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, कोई हमारे पास आइगन वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जितने भी आइगन वेक्टर्स बन सकते थे हम वो सारी वहां पर लिख लेते हैं। बट वी नो दैट कि आइगन वेक्टर जो होता है वो तुम्हारे पास नॉन जीरो वेक्टर होता है, तो इसलिए उस सेट के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर हमें जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा, and that collection will now form a eigenspace, or we can say subspace of the vector space. Okay, so you just write a remark, then we just define the eigenspace. Okay, just first write the remark and then I just say all eigenspace, all eigenvectors together with zero vector form a subspace of V, is that is called eigenspace, called eigenspace. Okay, ठीक है, तो लेट्स डिफाइन इट द फॉर्मली, अगर इसको हमें डिफाइन करना है। ये डिफाइन करते हैं इसको, तो समझ गए, आइगन स्पेस मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द अ सिंगल आइगन वैल्यू। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू एवरी आइगन वैल्यू वी हैव आइगन स्पेस। तो डेफिनेशन ऑफ द आइगन स्पेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इफ आई एम जस्ट टेकिंग लेमडा एज आइगन वैल्यू, जिसके रिस्पेक्ट में हमें आइगन स्पेस लिखना है, तो लेट लेमडा बी an eigenvalue of a linear operator t, then the eigenspace with respect to this eigenvalue to lambda is denoted by इसको ऐसे लिखेंगे e, और यहाँ पर सफिक्स में लेमडा ऐड कर देंगे, तो e लेमडा इज डिनोटेड बाय द आइगन स्पेस ऑफ द आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू लेमडा, एंड गिवन एज, तो इसके अंदर वो सारे वेक्टर्स का कलेक्शन होगा जो कि हमारे पास इस लेमडा, अगर हम टी ऑपरेट करें तो ये लेमडा टाइम्स वी आ जाएगा, तो वो सारे कलेक्शन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा था यहाँ पर जीरो भी, अगर टी जीरो विल बी मैपिंग टू टी जीरो, तो लेमडा टाइम्स जीरो आप लिख सकते हो, तो इसके अंदर जीरो वेक्टर भी इंक्लूड हो गया, इवन दो जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो वेक्टर इज ओनली द आइगन वेक्टर। तो अगर हमारे पास आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन है तो उसके अंदर जीरो वेक्टर को इंक्लूड करने के बाद हमारे पास जो स्पेस बनेगा दैट इज और आइगन स्पेस। बट ये कंडीशन तो जीरो वेक्टर के लिए फॉलो होती, भी फॉलो होती है, एंड इट इज आल्सो फॉर द आइगन वेक्टर। ओके, तो दिस, इसलिए हम इसको सिंपली
इस सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल दोज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वेक्टर सच दैट टी वी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वी। तो उसमें जीरो वेक्टर भी इंक्लूडेड हो गया। तो ये हमारे पास दिस इज द आइगन स्पेस ऑफ द लेमडा आइगन वैल्यू। क्लियर? अभी हम लेटर ऑन हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं आइगन स्पेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि हमें डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट नंबर 3। ओके, सो लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर on the vector space V over F if lambda is an eigenvalue of T, then the eigenspace of lambda, you can say E times lambda, is a subspace of the vector space. ओके, तो प्रूव कर सकते हो लीनियर ऑपरेटर V and this lambda is the eigenvalue of T, and then the eigenspace of lambda E lambda is in subspace of T। तो इसको अगर सब स्पेस प्रूव करना है तो कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम इसका प्रूफ लिखें, इफ यू वांट टू प्रूव ऑफ दिस, कि जो आइगन स्पेस है द कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, तो हम हम देखते थे कि वेक्टर स्पेस अगर हमें सब स्पेस दिखाना होता था तो हमारे पास दो चीजें दिखानी होती थी, कि क्लोज अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन साथ हो, क्लोज्ड हो। तो इसका मतलब है आई एम इफ टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स, आई एम टेकिंग सपोज दैट V एंड U which is in uh, this eigenspace lambda, हमने ये ले लिया, and we have some scalar, suppose that कि k is some scalar which is in the field, here F is a field। ओके, अब हमको क्या दिखाना है? दैट U plus V is also in EV, and this k times of U or V is also in F। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि U और V बिलोंगिंग टू द आइगन स्पेस, इट मीन दैट T टाइम्स V इज जस्ट इक्वल टू लेमडा टाइम्स V, एंड T टाइम्स ऑफ U इज जस्ट इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ U। यही तो होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आइगन स्पेस या कलेक्शन ऑफ द आइगन वेक्टर्स। तो दिस इज फॉलोइंग दिस कंडीशन। इसको थोड़ा सा U सही लिखते हैं। क्लियर? गॉट इट? तो हम अब हमारा क्या टास्क है? दैट टी प्लस यू प्लस वी इज आल्सो इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स दैट। तो यू कैन जस्ट ऑपरेटिंग दिस इज ऑन यू प्लस वी, एंड यू कैन सी कि क्योंकि टी द लीनियर ऑपरेटर, तो दिस इज टी ऑफ वी एंड दिस इज टी ऑफ वी, एंड इन द प्लेस ऑफ टी यू यू हैव द लेमडा टाइम्स यू, and plus this is lambda times v, because this is a scalar, so you can take outside, and this is your u plus v। So this implies this is u plus v is also belonging to the eigenspace। अब स्केलर की बात कर लेते हैं, तो अगर हम t ऑफ k टाइम्स u करते हैं तो दिस इज सिंपली k ऑफ टी यू। ओके, एंड दिस इज k, और टी यू को हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स u, और इसको हम लेमडा को बाहर ले लेते हैं, k टाइम्स u। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एज आइगन वेक्टर है। तो दिस इंप्लाइज दिस इज k ऑफ u is also belonging to the eigenspace। So this is closed under addition and closed under scalar multiplication। So this implies this E lambda is a subspace of V, क्योंकि they are the subset of the element from V। Clear? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स निकलते हैं, रूट इज आर द आइगन वैल्यूज, है ना।
तो वो आइगन वैल्यूज रिपीटेडली कितनी बार आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मल्टीप्लिसिटी। तो यहां पर जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो दो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी होंगी, एक होगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और दूसरा होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। कोई भी आइगन वैल्यू का अपेरेंस कितनी बार है, तो अगर हम मान लो करेक्टरिस्टिक को सॉल्व करा उसके बाद हमारे पास टू एज आइगन वैल्यू टू टाइम्स आ रही है, तो उसकी हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, टू। तो लेट्स डिफाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। आप लोग को समझ में आ रही चीजें? हम्म। क्लास में है कि नहीं? जी सर, क्लास में है। यस सर। समझ में आ रही ना, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया करिए ना आप लोग। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू इज द नंबर ऑफ अपेरेंस, या कितनी बार हमारे पास ऑफ एन आइगन वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स it appears as the root of characteristic equation root of characteristic equation। ओके। तो ये तो सिंपली आप निकालेंगे, और उसमें जब हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई लेमडा, कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। सिंपली ये हम बचपन से जानते चले आ रहे हैं। एक और टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो वो क्या होता है, लेट अस सी। है ना, जैसे अगर हमने x-1, x-1 एंड x+2, ये तीन फैक्टर्स बने और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर x की वैल्यूज क्या आएंगी, 1 1 एंड -2। तो यहाँ पर 1 जो है टू टाइम्स अपेयर हुआ है, तो इसकी जो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या कहलाएगी, 2। ठीक है, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसको हम अगर am से लिखें, am ऑफ 1 इज जस्ट इक्वल टू 2। क्लियर? तो इस तरीके से आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स के आइगन वैल्यूज के लिए भी देखेंगे। ओके। तो नेक्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। सो ऑफ एन आइगन वैल्यू इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि हमारे पास हर एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमको एक आइगन स्पेस मिलेगा। तो उस आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होगी, दैट इज डिफाइंड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू is defined it defined to be the dimension of its eigenspace। आइगन स्पेस। ठीक। तो अब हमारे पास आइगन स्पेस निकाल, अगर आइगन स्पेस की हमें डायमेंशन चाहिए होगे तो एल आई वेक्टर्स हमें चाहिए होंगे, है ना। जनरेटिंग एल आई वेक्टर्स, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई वेक्टर्स हैं, तो दैट विल बी द आइगन स्पेस की डायमेंशन। ओके। और उसको हम निकालेंगे तो हमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं और क्या होती है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग।
रिजल्ट फोर ये है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट द फोर्थ रिजल्ट हियर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, that is geometric multiplicity is always less or equal to the algebraic multiplicity। ठीक, एंड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू वन। ठीक, एटलीस्ट वन हो सकती है, बट मैक्सिमम उसके जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है उससे उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दिस इज फॉर ईच आइगन वैल्यू। तो एक चीज क्लियर है, अगर किसी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन है तो 100% उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, वन होगी। लेकिन अगर किसी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टू है, मतलब वो करेक्टरिस्टिक रूट्स के फॉर्म में टू टाइम्स अपेयर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो सकती है, वन हो सकती है या फिर टू हो सकती है। अगर थ्री है तो वही वन हो सकती है, टू हो सकती है और थ्री हो सकती है। ओके, तो you just remember, so I just write some results. You can just clear here remark. So number first, if algebraic multiplicity of an eigenvalue is वन, ठीक, तो बताइए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। देन क्लियरली यू कैन से, ये सब नोट करिएगा प्लीज आप लोग, जो है अपना एक नोट्स बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपके लीनियर अलजेब्रा का 30 से 35% कवर करता है ये चैप्टर। मतलब अगर लीनियर अलजेब्रा के हमारे पास 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो 3 से 4 इसी चैप्टर से आएंगे। क्लियरली इट्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज आल्सो वन। ओके, अगर हमारे पास टू है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो हमने बताया था, ये हम लिखा ही दे रहे ताकि आप जब पढ़ें, जब नोट्स को दोबारा रिकॉल रिवाइज करें तो आपको हर एक चीज रिमेंबर हो। इज टू, देन द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जिसको हम जी एम बोलेंगे, ठीक है, इज वन और टू। नंबर थर्ड, if algebraic multiplicity is थ्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज जस्ट इक्वल टू वन और टू और थ्री, है ना, इन्हीं में से कोई हो सकता है, थ्री से ज्यादा नहीं हो सकती और वन से कम तो होना ही नहीं है। ओके, तो दीज आर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और क्या होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। और आइगन स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वेक्टर टुगेदर विद द जीरो वेक्टर। क्योंकि जीरो वेक्टर हमें जीरो एडिटिव आइडेंटिटी बनाने के लिए जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वहां पर जीरो वेक्टर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, हुई सेटिस्फाई टीवी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स वी, है ना, तो उन सारे वेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। ओके, तो आप फटाफट सेकेंड मीटिंग से ज्वाइन कर लीजिए हम लोग, क्योंकि टाइम हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग सेकेंड मीटिंग से पढ़ते हैं। ठीक है।